Good morning, students. We have the present law and the child. That means law related for what? Law related to the child. कहने का मतलब है हम चर्चा करेंगे बच्चों के संबंध में विधियों का। आज जो हमारा डिस्कशन है हम ये देखेंगे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में, ठीक, माइनर को कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है, या इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में माइनर की क्या पोजीशन है, इंडियन माइनर पोजीशन इन इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। ओके, कहने का मतलब यह है आज हम क्या देखेंगे, कंट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चों का क्या दायित्व होता है, बच्चों का दायित्व किसमें होता है, बच्चों का दायित्व किसमें होता है, कंट्रेक्चुअल संविदात्मक दायित्व बच्चों का क्या होता है, माइनर का क्या संविदा के प्रति क्या दायित्व होता है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, 1872 के कंट्रैक्ट एक्ट में माइनर के संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, इन चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कंट्रैक्ट होने के लिए आवश्यक होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अवयस्क ना हो। ये कहाँ बताया गया है, धारा 10 में बताया गया है। ठीक, धारा 10 में क्या क्या चीजें बताई गई है, कोई भी व्यक्ति अवयस्क ना हो। ठीक, अभ्यस्त होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ठीक, वह पूरी तरह से स्वस्थचित्त हो। ठीक ठीक, सबसे पहली बात है धारा 10 में क्या बताया है, कंट्रैक्ट केवल सक्षम पक्षकार के बीच में होगा। ठीक है, जो सक्षम होंगे कंट्रैक्ट करने के लिए, जो बाइंड होंगे कंट्रैक्ट करने के लिए, जो कैपेबल होंगे कंट्रैक्ट करने के लिए, उन्हीं कैपेबिलिटी के आधार पर ही कंट्रैक्ट किया जाएगा। अब सेक्शन 11 में आ जाता है सेक्शन कैपेबिलिटी किसे किसे कौन कौन हो सकता है। सेक्शन 11 में क्या बताया गया है, सेक्शन 11 में यहाँ बताया गया है जो व्यक्ति माइनर ना हो, पागल ना हो, ठीक है, कंट्रैक्ट के नेचर को समझता हो, ठीक है, ये सब चीजें जब होती हैं तो क्या माना जाएगा, तो कंट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 11 में कौन कौन सी चीजें हैं, वो माइनर ना हो, पागल ना हो, ठीक है, वो नेचर को समझता हो, किस नेचर को, कंट्रैक्ट के नेचर को समझता हो। ठीक, उसे लॉ द्वारा कोई डिसेबल ना किया गया हो, वो कंट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है क्या बताया गया है, कोई भी माइनर पर्सन कंट्रैक्ट इनडायरेक्टली तो यही हुआ, इसमें यह बताया गया है कोई कंट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त वय हो, यानी कि एडल्ट हो। एडल्ट होने के मतलब जो 18 साल से ज्यादा हो वही कंट्रैक्ट कर सकता है। अब हम समझते हैं ऐसा कोई लिखित स्पष्ट तो लिखा नहीं गया है अपने संविधान में, कंट्रैक्ट एक्ट में, कि ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, इनवैलिड ही माना जाएगा कंट्रैक्ट एक्ट में जब कोई बच्चा कंट्रैक्ट करेगा। इसके परिप्रेक्ष्य में एक केस है, बड़ा फेमस केस है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कौन सा केस हो सकता है, याद करिए, माइनर से रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट में कौन होगा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ठीक, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ओके, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के। ठीक, इसमें लॉर्ड नॉर्थ ने पूरा डिसीजन दिया था। ठीक है, अब हम मोहरी बीबी धर्मदास घोष का केस थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में, फिर जो जो चीज इसमें कंडीशन है उस चीजों को अच्छे से बेहतर से समझेंगे। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में क्या हुआ, एक धर्मदास घोष जो थे
क्या थे, वो अवयस्क थे, यानी कि इनकी एज कितना कम थी, अपने 18 साल से कम थी। ठीक है, वो क्या किया, उन्होंने जाकर कुछ लोन लिया अपने यूज के लिए 20,000 रुपये। ठीक है, 12% इंटरेस्ट पर। ठीक, किससे लिया, ब्रह्मदत्त से। ठीक, ब्रह्मदत्त से ले। फिर कुछ दिन बाद जब उन्होंने लोन लेने के बाद ये देखा कि उनका एक एजेंट था जो पैसे दिया करता था, केदारनाथ। ठीक, केदारनाथ को ये पता लगा कि जो जिसको हमने लोन दिया है, इसको धर्मोदास को, उसको अवयस्क है। ठीक, तो बाद में पता लगा ये अवयस्क है। ठीक, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना लोन रिकवरी के लिए कहा। उन्होंने फिर धर्मोदास घोष ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं तो अवयस्क हूँ। ठीक, मैं तो अवयस्क हूँ, मैं कैसे पैसा दे सकता हूँ, क्योंकि ये कंट्रैक्ट है ही नहीं। तो ठीक, ये कंट्रैक्ट है ही नहीं तो मैं पैसा क्यों दूँ। ठीक, यहाँ पे चीजें बात ये यहाँ तक आई समझ में। फिर आगे क्या हुआ, तो धर्मोदास घोष जो ब्रह्मदत्त मतलब डिफेंडेंट था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कुछ प्लेंटिफ जो के आधार पर क्या कहा, कुछ पॉइंट्स बताए कि उन्हें इन इन आधारों पर उनका पैसा वापस कर देना चाहिए। तो उन्होंने 4 चीजें बताई। सबसे पहली बात कि धर्मोदास को देखो 4 चीजें बताई। तो उन्होंने 4 आधारों पर उन्होंने आरोप लगाया कि इन 4 आधारों पे को आधार मानकर मेरा पैसा लौटा दिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा, धर्मोदास घोष ने मेरे साथ क्या किया, एज का मिसरिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने झूठ बोलकर बताया कि मेरी एज क्या है, पूरी तरह से मैं वयस्क हो चुका हूँ, मैं 18 साल का से ज़्यादा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे पैसा दे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि आपके एजेंट, ठीक, केदारनाथ ने आपको यह बताया था कि यह क्या है, यह बच्चा वयस्क नहीं अवयस्क है, इसलिए आप यह न कहिए कि आपको यह चीज पता नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज खारिज कर दी कोर्ट ने। ठीक, अब बात आती है सेक्शन 64 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक, और सेक्शन 65 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, और लास्ट वाला क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 41। लेकिन आज के समय में स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 है जो सेक्शन 33 काम करता है, लेकिन जब ये नहीं था तो स्पेशल रिलीफ एक्ट 1877 का सेक्शन 41 वहां पे कार्य करता था। तो एक चीज को समझते हैं, सेक्शन 64 इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है, जब कोई एक्ट क्या हो, 2 पार्टियों के बीच में वाइडेबल हो जाता है, ठीक है, शून्यकर्णी हो जाता है, तो उससे जो बेनिफिट हुआ होता है, ठीक, उस पर जो बेनिफिट हुआ होता है, तो उस पर क्या होता है, उससे जो बेनिफिट होता है वो हुआ रहता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसे वापस कर देना चाहिए। कहने का मतलब यह है, जब सेक्शन 64 में के अनुसार जब 2 पार्टी हैं, ठीक है, एक पार्टी द्वारा उसे वाइडेबल घोषित कर दिया जाता है, शून्यकर्णी घोषित कर दिया जाता है, तो कोर्ट ने तो दूसरे पार्टी को पैसा वापस कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा इसमें, जब अभ्यस्त द्वारा किया गया क्या कंट्रैक्ट स्टार्ट से ही प्रारंभता वाइल्ड अब इनिशियो यानी प्रारंभ से ही जब शून्य होता है तो क्या माना जाएगा, तो इस प्रकार में कोई पार्टी, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों पक्षकार होंगे तो दोनों पक्षकार सक्षम होंगे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये मान लीजिए दोनों पक्षकार सक्षम होने के बाद उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है तो वाइडेबल हो जाता है एक पक्ष की, एक पार्टी की इच्छा पर। लेकिन जब स्टार्ट से ही वह शून्य था, नल एंड वाइल्ड था, तो आगे बढ़ के उसे
ऐसे करके वाइडेबल कराने की परिस्थितियां ही नहीं आएंगी, ठीक है, जब स्टार्ट से शुरू होता है। ऐसे चीज 65 में क्या कहा गया, कोई भी क्या होता है कंट्रैक्ट जब क्या होगा वाइड हो जाता है यानी शून्य हो जाता है, उससे जो प्राप्त लाभ होता है उसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोर्ट ने यही कहा जब कोई भी पार्टी ऐसे ही नहीं थी, यानी कि जब वो कंट्रैक्ट स्टार्ट हुआ ही नहीं था तो उसमें प्रॉफिट को वापस करने की कोई बात ही नहीं आती है, ठीक। अब आ जाता है स्पेशल रिलीफ है 1877 के सेक्शन 41, इसमें क्या कहा गया था, यानी कि जो स्पेशल रिलीफ है, आपको जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इस पे रिलीफ हो जाना चाहिए, दोनों पार्टियां या एक पार्टी के कहने पर, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी है, इनके कहने पर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो इससे जो लाभ होता है वो हानि जो होती है दूसरी पार्टी को चुकाना चाहिए। यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज कही, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ ही नहीं तो कहने पे उसके आगे की बात बढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है। इन तीनों आधारों को पूरी तरह से खारिज करके कोर्ट ने यह कहा कि इसके साथ अभ्यास के साथ किया गया कोई भी करार, अभ्यास के साथ किया गया कोई भी करार क्या होता है, स्टार्ट से ही शून्य होता है, इनवैलिड होता है, ठीक है। इस आधार पर कह सकते हैं कि कंट्रैक्ट के साथ माइनर के साथ किया गया कंट्रैक्ट पूरी तरह से क्या होता है, वाइड होता है, ठीक, क्या होता है, स्टार्ट से ही वाइड होता है, ठीक है, प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है, ठीक। तो ये चीजें थी। कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रावधान बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में माइनर के संबंध में यह प्रावधान है कि उसके साथ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी तरह से वह शून्य माना जाता है, ठीक। हम आगे समझते हैं, क्या इंग्लैंड में भी ऐसी कोई पोजीशन है, इंग्लैंड में समझते हैं। इंग्लैंड में क्या है, अपने यहाँ क्या है, वाइड के आधार पर जब माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे वाइड कर दिया जाएगा, बट इंग्लैंड में कैसा है, वहां पर वाइडेबल कर दिया जाता है, ठीक है, उसे पूरी तरह से शून्य नहीं किया जाता है, ठीक। मान लीजिए कोई उधार धन लिया है, ठीक है, अब एक एक्ट आता है, कौन सा एक्ट आता है, इम्पैक्ट रिलीफ, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में कौन सा इम्पैक्ट रिलीफ एक्ट, ठीक। इम्पैक्ट रिलीफ एक्ट में अनुसार क्या किया जाता है, कुछ परिस्थितियों में, वहां की कुछ परिस्थितियों में माइनर को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसे कोई उधार धन दिया है अपनी एज को छुपाकर, ठीक है, उधार धन दिया गया है तो उसे वापस ले सकता है, ठीक। और कोई आवश्यक सामग्री ली हुई है, आवश्यक नेसेसरी, जिसकी बहुत नेसेसिटी होती है, नेसेसरी थिंग जो आती हैं, ठीक है, नेसेसरी गुड्स जो आते हैं उनके लिए कोई पैसा लिया गया है तो उसे वापस करना होगा, या अकाउंट संबंधित लेखे जो होते हैं, यानी लेखों संबंधित जो लेखों संबंधित जो अमाउंट होते हैं वो वापस किया जाता है। ये रही बात इंग्लैंड की। हम भारत में क्या है, भारत में पूरी तरह से स्टार्टिंग से ही शून्य माना जाता है, तो इस प्रकार के आधार पर कह सकते हैं कि क्या, कि एक अभ्यास के साथ किया गया करार पूरी तरह से शून्य होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक। ठीक, इसके कुछ अपवाद भी हैं, कौन कौन से अपवाद हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए सबसे पहली बात यह है उसकी आवश्यक सामग्री होगी, ठीक है, तब उसे वापस कराया जाएगा, ठीक है। जब उसकी क्या होगा, लाभों के लिए कोई लिया जाता है, ठीक, जैसे मान लीजिए अब कुछ होते हैं जो बहुत आवश्यक सामग्रियां होती हैं किसके, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, जैसे उसे कोई इंश्योरेंस करवा लिया है, उसके पढ़ाई के लिए, उसके कपड़े के लिए, उसके खाने के लिए, कुछ ऐसी आवश्यक चीजें होती हैं। यदि किसी से उधार ले लिया गया है इस सब के लिए, तो अवैध उस चीजों के लिए उसकी संपत्ति से वह पैसा वापस पा सकता है जिसने वो पैसा दिया है उसको, ठीक है। यानी कि जो जरूरी चीजें, आवश्यक सामग्रियां जिसको उस बच्चे को दी है किसी ने, तो उसके बदले में उसे धन प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसे संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार के संबंध तो
शून्य होते हैं, लेकिन इसमें किया जा सकता है। एक केस इसके संबंध में है, एक केस है ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मदन लाल। ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी, अब बात करिए क्या है। ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मदन लाल। ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मदन लाल में क्या हुआ था कि यह कहा गया था कि बच्चों की संपत्ति के हिसाब पे बच्चों के लिए जो किया गया बीमा, क्या बच्चे ने बीमा करवा लिया था, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा तो बच्चा अभी 18 साल का पूरा नहीं है, इसके लिए हम क्यों उसकी भरपाई करें, लेकिन उसके लिए आधार पे कहा गया कि आपको भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके लिए अगला क्या है, अगला सवाल है कहने का मतलब होता है माइनर हैज कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। जब मान लीजिए दो है, ए और ठीक, किसमें, इसमें ए और बी है, ए क्या है, माइनर है, ठीक है। इन्होंने अपना कहा कि हमें 500 रुपये 500 कुंटल 50 कुंटल चावल चाहिए, ठीक, इन्होंने पैसा दे दिया, 3,000 इनको दे दिया, ठीक, 3,000 दे दिया, 50 कुंटल चावल चाहिए थे। अब बात यहाँ पे आती है, पैसा तो इनको दे दिया, आप भी कहते हैं ये तो ऑब्वियस का है, हम इनको पैसा क्यों, सामान की सप्लाई क्यों करें। ऐसे संबंध में कहा जाता है, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यह कहा, कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि यदि जब कोई अभ्यस्त अपने दायित्व को पूरा कर देता है, अपने भार के दायित्व को पूरा कर देता है, तो दूसरा पक्षकार यह नहीं कह सकता है यह बच्चा अभ्यस्त का है, हमें इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति या जो उसकी चीजें कंट्रैक्ट या संविदा की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में संविदा की पूर्ति उस पक्षकार द्वारा की जाएगी जिसने अभी आधार को या जिसके उस पर भार जो लगा है, जो चार्ज उस पर लगे हैं वो पूरा नहीं किया है, ठीक है। इन परिस्थितियों में भी उनको पूरा चीज लौटानी पड़ेगी, उनको चीज देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके संबंध में राघव बिचारी वर्सेस श्रीनिवास के केस में है। ये 1916 मद्रास का केस है, जिसमें ये बताया गया है कि ऐसे परिस्थितियों में आभार एराइज होता है या कोई चार्जेस बनते हैं, इस परिस्थितियों में उन्हें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। ये चीजें हमने देखी, ठीक है। और हम देखते हैं इसमें कुछ चीजें देखते हैं। एक चीज आती है, मान लीजिए कोई अभ्यस्त है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस के लिए सेवा के लिए कोई संविदा कर ली है। मान लीजिए कोई महिला है, वह किसी के यहाँ एक केस है राजरानी वर्सेस प्रेम अधीन, ठीक है। राजरानी वर्सेस प्रेम अधीन में देखते हैं क्या होता है, एक महिला रहती है, छोटी बच्ची रहती है, अपने गार्जियन के साथ जाती है एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में, कह देती है हम गाना गाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद वो गाना गाती है, फिर वहाँ से हटा दिया जाता है, तो वो कहती है कि मेरे साथ तो कंट्रैक्ट ऐसा हुआ था, मैं कर सकती हूँ। तो कोर्ट ने कहा आपकी अभी एज ही नहीं है, इसलिए आप इसके लिए केस नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये चीज समझ में आई। अब बात आती है रेटिफिकेशन की, ठीक। रेटिफिकेशन, मान लीजिए कोई अभ्यस्त 18 साल से कम हुआ है, यानी कि 15 साल का है, वह कोई चीज उधार लेता है और 18 साल के बाद वो जब बड़ा हो जाता है, मैं कहता हूँ कि मैं उस चीज को लौटा दूंगा, क्या वो कर सकता है, क्या वो रेटिफाई करा सकता है, नहीं करा सकता है। कहने का मतलब क्या होता है, एक जब अभ्यस्त के साथ किया गया करार स्टार्ट से ही शून्य हो जाता है, तो आने वाले समय में उसे रेटिफिकेशन नहीं करा जा सकता है, उसका समर्थन नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक केस है नारायण वर्सेस सुक्कू अहिर का केस है, नारायण वर्सेस सुक्कू अहिर का केस है 1928 का, ठीक। इसमें यह क्या क्या किया गया, कोई निश्चित समय हो जाने के बाद यदि कोई ऐसा कन्वर्ट कराता है, अपने एज का रेटिफिकेशन कराता है, तो उसके लिए वह चीज मानी नहीं जाएगी, ठीक है। और स्टेपल का सिद्धांत भी माइनर पे लागू नहीं होता है, स्टेपल का सिद्धांत भी माइनर पर लागू नहीं होता है, ठीक। अब मान देखते हैं रेस्टिट्यूशन, क्या रेस्टिट्यूशन कर सकता है, रेस्टिट्यूशन के केसेस इस पे लागू नहीं होते, ठीक है।
आज की क्लास इतनी थी, आगे इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।